नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरी का एक पन्ना। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से ये पाठ लिया गया है। बड़े भाई साहब आप पढ़ चुके हैं और बड़े भाई साहब के बाद ये आपका पाठ आता है डायरी का एक पन्ना। इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया ने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1931 में उन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा है वहीं से ये पाठ लिया गया है। डायरी लेखन के बारे में आप सभी जानते हैं और ये आपके व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक भी होता है, डायरी कैसे लिखी जाए। बहुत सारे बच्चे डायरी लिखते भी होंगे। पूरे दिन भर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं तो बहुत सारे बच्चों को लिखने की आदत होती है और एक ये बहुत अच्छी आदत होती है। जो भी पूरे दिन में हमारे साथ होता है अच्छा या बुरा, उसको डायरी में लिखने से हमारा मन हल्का हो जाता है। पूरे दिन भर का लेखा जोखा जो भी अच्छा या बुरा हमारे साथ घटित होता है उसको अगर हम लिख देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कभी कभी जो अच्छी बातें होती हैं वो हमारी यादों के तौर पर हमारी डायरी के पन्नों में छप जाती हैं और बहुत दिनों के बाद जब अपनी डायरी को पढ़ते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। कभी कभी कोई बात मन में रह जाती है जिसको हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं और डायरी में लिखने से हमारा मन हल्का हो जाता है। तो डायरी लिखना हमेशा ही अच्छा रहता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीताराम सेकसरिया जी ने अपनी डायरी में 26 जनवरी 1931 को जो लिखा उसको पाठ के रूप में शामिल कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं ये उस समय की बात है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और यहाँ पर भी जो तारीख है उसको ध्यान से देखिए, 26 जनवरी 1931। और अगर थोड़ा सा आप जानकारी रखते हैं, जीके के क्वेश्चन में भी ये बार बार पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1930 में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद सभी भारतीयों को लगा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि अंग्रेज़ों का शासन हमारे भारत पर तब भी था, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे और हमने 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है उसको हम आगे भी जारी रखेंगे। कलकत्ता में जगह जगह पर झंडे फहराए गए। ब्रिटिश सरकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी कि भारतीय 26 जनवरी 1931 को इस तरह से जगह जगह पर भारतीय झंडा फहराएं और इस तरह से जुलूस निकालें। लेकिन कलकत्ता निवासियों ने पूरे जोश के साथ, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ में जगह जगह पर झंडा फहराया गया। पूरे कलकत्ता को बहुत अच्छे से सजाया गया और सरकार ने जारी कर दिया था कि अगर कोई इस तरह की हरकतें करेगा तो ये गैर कानूनी मानी जाएगी और उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन कोई भी इस बात से डरा नहीं और उन्होंने 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का पूरा प्रयास किया। ये सारी बातें डायरी का एक पन्ना इस पाठ में हम पढ़ेंगे और जब भी कोई पाठ हम पढ़ते हैं तो उसके लेखक के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इनके लेखक के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण बातें जान लेंगे तो पाठ से हम जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उनका चित्र है, सीताराम सेकसरिया जी का चित्र है। 1892 में इनका जन्म हुआ था और 1982 में इनकी मृत्यु हुई है। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय इन्होंने कलकत्ता, जो आजकल कोलकाता कहा जाता है, पहले कोलकाता के स्थान पर इसे कलकत्ता कहा जाता था, वहीं पर उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया। महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही इन्होंने बहुत समय रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी बिताया। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए। आप सभी जानते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी और इनके मंत्री भी रहे हैं। भारत सरकार ने इन्होंने इनके कार्यों के लिए 1962 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। साथ में इनको पढ़ना लिखना पसंद था तो इन्होंने स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद, 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी, और यही डायरी रूप में जो उन्होंने लिखा था उसका एक पन्ना यहाँ पर साझा किया गया है जिसको हम पाठ के रूप में पढ़ने वाले हैं। और ये NCERT पाठ्य पुस्तकों की खास बात होती है कि उसमें लेखक के बारे में पूरी जानकारी दी होती है, पाठ के बारे में सारांश दिया हुआ होता है। पूरा पाठ विस्तार से हम पढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्नोत्तर भी होते हैं और अतिरिक्त गतिविधियाँ भी होती हैं और बिल्कुल अंत में और पाठ के अंत में जो कठिन शब्द आते हैं उनके शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर सीधा आप पाठ पढ़ने लगते हैं उसकी बजाय अगर आप लेखक के बारे में जान लेते हैं, पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं तो एक रूपरेखा हमारे दिमाग में बन जाती है कि पाठ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी महत्वपूर्ण बातें आप देख सकते हैं। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई।
देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। सर्वस्व न्यौछावर करने का अर्थ होता है अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए, अपना सब कुछ भारत भूमि पर न्यौछावर करने के लिए, उसके ऊपर समर्पण करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और ये जो डायरी का पन्ना है ये अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1931 के समय का लिखा हुआ है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। वो डायरी लिखते थे और अपनी डायरी में जो भी कुछ खास बातें घटित होती थी वो लिख लेते थे। ये क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी कि जो आजकल कोलकाता कहा जाता है कि लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। भारतवासियों ने तो बड़े जोश के साथ कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने स्तर पर बहुत सारे अत्याचार किए, जुल्म किए और इन सब के बारे में उन्होंने अपने इस डायरी के पन्ने में लिखा है। ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। तो हम देख सकते हैं हमारी आज़ादी की लड़ाई में पूरा का पूरा भारत एकजुट हो गया था और इसी कारण से हमें आज़ादी मिली भी है। हमें इसका सम्मान करना है और इसको बनाए रखना है। एकता में ताकत है और संकल्प अगर हम ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय हम कर लेते हैं तो कोई भी काम पूरा ना हो सके ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक स्पष्ट चित्र बन गया है कि पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने अपनी डायरी में किस तरीके से सारी बातों को लिखा है। डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यानी कि 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी इसकी पुनरावृत्ति यानी कि इसको रिपीट करना है, फिर से मनाना है, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत वर्ष क्या होता है? बीता हुआ वर्ष। गत यानी कि जो पास्ट में है, पिछले साल अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी कि सीताराम जी के हिस्से में जो कार्य आया था वो साधारण सा था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। तो बड़े बाजार यहाँ पर जगह है और वहाँ पर मकानों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। तो स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन फिर भी पूरे कलकत्ता में इतना जोश था, लोगों में इतना उत्साह था कि ऐसे लग रहा था उन्होंने अपने घरों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराया था और लग रहा था कि मानो हमें स्वतंत्रता मिल ही गई है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। सभी के मन में जोश था, उत्साह था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त देना यानी कि ड्यूटी के ऊपर तैनात थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे, यानी कि अंग्रेजों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि कोई भी इस तरह की गतिविधि कलकत्ता में घटित ना होने पाए। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था ताकि वहां पर कोई भी तिरंगा झंडा ना फहरा सके और किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के नाम पर इस तरह का जश्न न मनाया जाए। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। तो पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी, अंग्रेजों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि इस तरह का जो अभियान ये चला रहे हैं भारतवासी, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया।
तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से अंग्रेजों ने पूरी नाकाबंदी की हुई थी, अपने सिपाही छोड़े हुए थे कि कहीं पर भी इस तरह की गतिविधि होती है तो तुरंत उनको पकड़ लिया जाए, मारपीट की जाए, उनके ऊपर अत्याचार किए जाए। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन डायरी का पन्ना है तो ये सभी उस घटनाक्रम से जुड़े हुए थे और सीताराम जी के जीवन से जुड़े हुए थे। जो भी घटनाक्रम उन्होंने उस दिन महसूस किया, देखा, उसको उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो ये सारी बातें वो यहाँ पर पूरा विस्तार से हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह में स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर यानी कि सुबह के समय था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात ही वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका है कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। तो पुलिस कमिश्नर ने पूरा नोटिस जारी कर दिया कि किसी तरीके की इस तरह की सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो लोग करेंगे उनको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और पूरी सजा दी जाएगी। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4 बजे 24 मिनट पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो भारतवासी भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज इसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की ठान ली थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया गया है। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। ये सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मीच जाती थी। इधर ये हालात हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से अत्याचार कर रही है और किसी भी कीमत पर इस जुलूस को रोकना चाह रही है। इस प्रकार करीब 2:45 बजे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया।
वृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन यानी कि बहुत ख़राब है। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। तो लगभग 200 व्यक्ति घायल हो गए, 160 तो अस्पताल में पहुंच गए और बाकी बचे हुए अपने घर लौट गए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। यहाँ पर सीताराम जी किस काम की बात कर रहे हैं? आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की बात कर रहे हैं। 105 स्त्रियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, 200 लोग घायल हो गए और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। तो किस बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं लोगों ने कोशिश की, लोगों के मन में जोश था, उत्साह था, उनको पता था, उनको अच्छे से पता था अंग्रेज इसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे साहस के साथ ये कर दिखाया। तो ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था और डायरी का लिखा हुआ इतने वर्षों के बाद आज हम पढ़ रहे हैं। इतने वर्षों के बाद आज हम इसे पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं और अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सा तल्लीनता के साथ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम उसी समय में पहुंच गए हैं। हमें एहसास होता है कि कितना बुरा दौर था वो, किस तरीके से अत्याचार किए जा रहे थे और हमारे भारतवासी किस तरह से परेशान थे। तो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। तो ये छोटा सा पाठ है, आप देख सकते हो, डायरी का एक पन्ना, और यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। 26 जनवरी 1931 में किस तरह से कलकत्ता के लोगों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने मिलकर जगह जगह पर झंडे फहराए। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ लिया है, थोड़ा सा समझ लिया है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, आप खुद से इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। साथ में भाषा अध्ययन में आप देख सकते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल भी किए गए हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर कुछ वाक्यों के उदाहरण भी दिए गए हैं और उनकी पहचान करने के लिए दिया गया है, तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। डायरी के बारे में बताया हुआ है। डायरी एक गद्य विधा है और दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं या अनुभव होते हैं उनको जब लिख देते हैं तो वो डायरी शैली में लिखा हुआ माना जाता है। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पाठ पसंद आया होगा, साथ में आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।